Jungle. हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीएम इंस्टीट्यूट अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहा है फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम, उसका पेपर 10 का एक पर्टिकुलर सीरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब अभी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है सीएम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में, तो क्वेश्चन नंबर बड़ा रैंडम बेसिस पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1C के बाद 5A, 5A के बाद 4B, फिर अचानक से 7A, थोड़ा वियर्ड वे में आ रहा है। बट एनीवेज जो भी आ रहा है हम लोग उसी ऑर्डर में कर रहे हैं। पर जब आप लोग अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे तो उस टाइम श्योर ये वाला टेक्निकल ग्लिच नहीं रहेगा। चलो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 10 का डिस्कशन। अब ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखना, जरूर देखना, इससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से हम लोग एग्जाम में जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। जो आप लोग का रिटन एग्जाम होता है उसमें थोड़ा अलग अप्रोच चलता है, रीजन बीइंग आपको प्रेजेंटेशन पे भी इक्वल फोकस करना पड़ता है। पर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है जो एमसीक्यू पैटर्न में है, तो आपको मेन एक्यूरेसी पे ध्यान देना है एज कंपेयर टू रादर देन प्रेजेंटेशन। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाला पेपर। ये है पेपर 10, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीएमए इंस्टीट्यूट पेपर 10 का एक पर्टिकुलर सीरीज। आई थिंक ये सीरीज 6 है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो क्या है जरा फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आया, क्वेश्चन नंबर 1C है पहला ही क्वेश्चन। तो एनीवेज ये ट्रू फॉल्स है, इवेंचुअली सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो उसको लेके तुम लोग चाप में मत रहो। क्या है ट्रू फॉल्स में? अ सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्राफ इज प्रिपेयर्ड व्हेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, यानी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो क्वेश्चन उठता है कि एक सिंगल प्रॉफिट ग्राफ से काम चलेगा? नहीं चलेगा, सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्राफ लगेगा, एकदम लगेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। याद करो, कॉम्पोजिट बीपी में भी हम लोग जाने थे, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहता है सबका कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा, तो एक सिंगल प्रॉफिट ग्राफ से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी रादर देन एस्टिमेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस किस पे है? एक्यूरेट होना पे या एस्टिमेट करने पे? ध्यान देना, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, और डिसीजन कभी साल के एंड में नहीं लिया जाता, हमेशा साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट करके लिया जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी? नहीं, इट इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो ये रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जीरो बेस्ड बजटिंग इज मोर सुटेबली एप्लीकेबल टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरियाज। अब देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या था, ये हम लोग पढ़े थे कॉस्ट के थ्योरी क्लास में। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में क्या होता था, वैसा बजट जहां पे कोई बेस का जरूरत नहीं पड़ता था, हम लोग नए सिरे से हर साल का बजट का शुरुआत करते थे। जनरली एक टिपिकल इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर में जो चेंजेस आया उसको, बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना बजट बनाते हैं। पर जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जीरो बेस्ड बजटिंग में हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन पे इस साल किस पे खर्चा करना है किस पे नहीं करना है उसके बेसिस पे अपना बजट बनाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, क्या ये अप्लाई करता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरियाज में? एकदम। इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। क्वेश्चन 4, द पीवी रेशियो इंक्रीजेस व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म डिक्रीजेस। ध्यान देना, मेरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का पीवी रेशियो के अंदर में कोई रूल ही नहीं है। मेरा पीवी रेशियो कब चेंज होगा? जब आइदर सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई बदलाव आए। फिक्स्ड कॉस्ट के बदलने पे क्या पीवी रेशियो चेंज होता है? नहीं होता। आंसर है फॉल्स। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ट्रू फॉल्स था कॉस्ट का। अब आ रहा है 5 का सी, ट्रू फॉल्स है एफएम वाले सेगमेंट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम करेक्ट। जो मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एक्सटेंशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काफी वाइडर टर्म है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, cost of capital is not the minimum required rate of earnings or the cut off rate of capital expenditure. गलत।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जबकि यहां पे वर्ड ये लोग क्या लिखा है, नॉट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। याद करो कैपिटल राइटिंग चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उस टाइम हम लोग डिस्कस भी किए थे कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, ये सब कुछ इंटरचेंजेबली यूज करते थे। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यहां बोला नॉट, तो ये क्या बन गया है, फॉल्स। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, low degree of operating leverage and high degree of financial leverage is not an ideal situation। गलत, ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहे यानी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कम रहे, अच्छा बात। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यानी ज्यादा लोन लेके हम अपना बिजनेस करें तो बढ़िया है ना, किसी और के रुपए पे पैसा कमा, उसको थोड़ा इंटरेस्ट दे और ताकि ट्रेडिंग और इक्विटी का मेरे को बेनिफिट मिले। तो बोलता है कि इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, फॉल्स, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट, आईआरआर इंडिकेट्स, याद करो आईआरआर वो रेट था जिस रेट पे मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर रहता था, यानी एनपीवी जीरो रहता था। आईआरआर इंडिकेट्स द डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी इज जीरो, एब्सोल्युटली ट्रू, करेक्ट एकदम। चलो नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन 1A आ गया जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, आगे हम पढ़ेगा ही नहीं, जो समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट बताए उसको हम लोग मास्टर बजट बोलते हैं। नेक्स्ट, when there are no opening or closing stock, profit under marginal costing will be equal to profit under absorption costing। याद करना जब रिकंसिलिएशन पढ़े थे, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन एज पर मार्जिनल, तो बताया था रिकंसिलिएशन का एकमात्र कारण होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। कारण क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन दोनों में अलग हो जाता है, पर अगर स्टॉक ही नहीं है तो यह दोनों का प्रॉफिट सेम रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड, ब्रेक इवन पॉइंट कब रिड्यूस होगा, जब हम जल्दी कमाने लगे। जल्दी कब कमाएगा, अपने पहले सोचो, आइदर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दे या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरा दे या फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए। तो आइदर इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस एकदम करेक्ट, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट भी करेक्ट, रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी करेक्ट, आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के बियॉन्ड है, नॉट विद इन द स्कोप। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाना उसका स्कोप है। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज भी उसका काम है। डिसीजन मेकिंग तो एकदम उसका काम है। क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ये मैनेजमेंट का नहीं, एक क्लर्क का काम है। तो आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या है, एवी कंपनी बजट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ रुपीज 24,000 एंड प्रोडक्शन ऑफ 4800 यूनिट्स। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड में इन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड सोचा 24,000 रुपया और कितना प्रोडक्शन या आउटपुट सोचा 4800 यूनिट्स। एक्चुअल में 4200 यूनिट्स बनाया और फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल में 22,000 रुपया लगा। द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस विल बी, याद होगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमारे वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे मिलेगा, 24,000 था 4800 यूनिट के लिए, तो एक्चुअल आउटपुट 4200 के लिए क्या लगेगा। तो आप लोग देखना, 24,000 था 4800 यूनिट के लिए, तो एक्चुअल आउटपुट 4200 के लिए क्या लगेगा। माइनस करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो कितना है 24,000। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे
जाएगा 3000 माइनस यानी एडवर्स। ये एक पहला तरीका। या दूसरा तरीका देखो क्या है, 24,000 यूनिट शुरू में सोचे, सॉरी 24,000 रुपया लगेगा, 4800 यूनिट बनाएंगे, यानी पर यूनिट कितना रिकवर करेंगे, 24,000 बाय 4800, 5 रुपया पर यूनिट। ठीक, पर साल के में पता चला यार 4800 की जगह हम खाली 4200 यूनिट बनाया, यानी 600 यूनिट कम बनाया, तो रिकवर भी कम करेगा, कितना, 600 इंटू 5, 3000 रुपया कम रिकवर करेगा, जो खराब है तो 3000 एडवर्स। एक और तरीका था। नेक्स्ट हमारा पार्ट 6 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। याद करो ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत सारा मेथड था, क्या क्या था, नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग एकदम मेथड था, मार्केट प्राइस भी था, फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होता था, तो आंसर रहेगा सी, टोटल कॉस्ट होता था, वेरिएबल कॉस्ट होता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता था, पर फिक्स कॉस्ट बेस्ड नहीं होता था। चलो ये हमारा काम हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, क्या है पढ़ते हैं। चलो हमारा ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, पेपर 10 में मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़े। टेफ्लॉन लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईयर 2018। क्या क्या दिया है, सेल वैल्यू दिया है, लेस एक्सपेंसेस दिया हुआ है इतना, ब्रैकेट में बोलते हैं इसमें फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, यानी बाकी वेरिएबल कॉस्ट है। द मैनेजर बिलीव दैट एन इंक्रीज ऑफ ₹4 लाख इन एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज सेल्स सब्सटेंशियली। बोलता है फिक्स कॉस्ट जो 4 लाख रुपए ये और बढ़ना चाहिए, तो इससे सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, हिज प्लान वाज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, प्लान अप्रूव हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन मुझे कुछ कुछ आंसर देना है। चलो जरूर आंसर देंगे, पर पहले हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पास में। रुपी पर यूनिट। सेल वैल्यू देखो दिया हुआ है 16 लाख, जब कितना यूनिट्स हो रहा है 16,000, यानी पर यूनिट 100 रुपया, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब 17,60,000 में से 8 लाख फिक्स कॉस्ट है, यानी बाकी वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो 17,60 में से 8 लाख हटा, कितना बचेगा, 9,60,000। मेरे को क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, 6,40,000। ये पर यूनिट कितना बन जाएगा 60, ये पर यूनिट कितना बन जाएगा 40। डन। माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट 8 लाख है, पर ध्यान देना मैनेजर को लगता है 4 लाख का और एडवर्टीजमेंट बढ़ जाए तो मजा आ जाए, और चेयरमैन बोला हाँ बढ़ा दे। ये अब मेरा फिक्स कॉस्ट 8 लाख नहीं रहा, 8 + 4 12 लाख हो गया है, तो मेरा प्रॉफिट लॉस में आ गया है 5,60,000। तो चाहे तो पर यूनिट यहां निकाले, तो जरूरत नहीं होता, फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट का जरूरत नहीं होता। डन। चलो मेरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। अब निकालने क्या बोला है मुझे देखना है। क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल्स। अब यूनिट में निकालना है या वैल्यू में नहीं बताया, पर देख भाई ऑप्शन सब यूनिट में, मतलब यूनिट में निकालना है। बीपी यूनिट में निकालना है, फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है जरा देखो, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 12 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो 12 लाख बाय 40 कितना बन जाएगा, 12 लाख बाय 40 कितना बन जाएगा, 30,000 यूनिट। आंसर क्या बनेगा, ए। बड़ा इजी था। चलो ये सेम क्वेश्चन है, वापस पढ़ने मत बैठ जाना, बस खाली पार्ट 2 पढ़ो। क्या लिखा है, व्हाट एडिशनल सेल्स will be required to offset the increase in advertisement outlay। मेरा एडिशनल एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना लग रहा था, 4 लाख रुपया। बोलता है मेरे को और एडिशनल कितना सेल करना पड़ेगा इस 4 लाख रुपए के एडवर्टीजमेंट को पूरा कंपेंसेट करने के लिए, यानी मुझे कितने रुपए को कंपेंसेट करना है, कितना एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट को कंपेंसेट करना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता था, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता था 40 रुपया।
तो मुझे 4 लाख रुपए को रिकवर करना है। किससे रिकवर करना है? 40 रुपया से। यानी कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? देखो 4 लाख डिवाइड बाय 40 रुपया कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स। अच्छा जी, पर ये तो वैल्यू में है, यानी 10,000 यूनिट बेचना है एट द रेट 100 रुपया करके, यानी कितना रुपए को बेचना होगा? 10 लाख रुपया। बड़ा इजी पार्ट था ये। चलो पार्ट 3। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 20,000 यूनिट। बोलता नया सेलिंग प्राइस बता अगर बीपी 20,000 यूनिट बनाना है। बीपी 20,000 यूनिट बनाना है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी चाहिए 20,000 यूनिट, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक काम करते हैं, नया सेलिंग प्राइस चाहिए पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगा जो था 60 था ना, चेक कर ले। यस 60 था। इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। अगर आपको कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये कितना बन जाएगा? 120। सो आंसर क्या हो गया? 120। बड़ा इजी था। चलो इसी के साथ हमारा वो क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी में। क्या है जरा देखते हैं। आर्सेनल लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर 2 years। एग्जैक्ट ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के बुक में था जो हम लोग किए थे। एनीवेज वापस डिस्कस करते हैं। पहला साल का सेल वैल्यू दिया हुआ है, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। 2019 का सेल वैल्यू निकालना है, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। और नीचे क्या बोला है? There has been substantial savings in the fixed cost in the year 2019 due to restructuring process। यानी मेरा जितना 2018 में फिक्स कॉस्ट लगा था 2019 में फिक्स कॉस्ट उससे थोड़ा कम लगा है। ठीक है। The company could maintain the sales quantity level of 2018 in 2019, पर सेल क्वांटिटी ये सेम मेंटेन कर लिया। कैसे? बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम करके, बस काम खत्म। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? 2019 में सेल वैल्यू क्या होगा, कैसे मिलेगा? देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, फिक्स कॉस्ट यहां पे जितना भी था इधर बोला कम हुआ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पे जितना भी था यहां बोलता है कम हुआ। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब जितना यहां था वही सेम रहेगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द प्रॉब्लम। कितना जो क्वांटिटी बेचे वो यहां जितना था एग्जैक्ट इतना है। तो एक बात सोचो, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, मेरा क्वांटिटी सेम है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वो क्या रहेगा? सेम। जिन अगर मेरे को इस साल का वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो अगले साल का वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगा। तो एक काम करें, 2018 का वेरिएबल कॉस्ट निकाले, कैसे आएगा? कैसे आएगा जरा देखे। मेरा पीवी रेशियो 50% है, याद करो रिलेशनशिप नंबर 1। अगर पीवी रेशियो 50% है मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगा। तो भैया सेल वैल्यू 9,30,000 है, उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट होगा, मतलब कितना होगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 9,30,000 का 50% कितना आएगा? 4,65,000। पहला साल मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया 465। अब अगले साल भी रहेगा सेम। अब अगले साल पीवी रेशियो अगर 38% है, यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 38 62% होगा। और अगर वेरिएबल कॉस्ट 62% होगा, जो किसके बराबर होगा? इसके, तो मुझे सेल वैल्यू मिल जाएगा। तो भाई 62% ऑफ सेल अगर 465 है तो सेल वैल्यू कितना आएगा? 465 डिवाइडेड बाय 62%। अगर हम लोग कैलकुलेट करें जाएगा 7.5 लाख।
सेल वैल्यू आएगा 7.5 लाख। तो सेल फॉर 2019 कितना आएगा? 7.5 लाख। हो गया। अगला पेज में सेम क्वेश्चन चल रहा है, बस कौन सा पार्ट 2 पढ़ो। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है 2019 में। चलो ठीक है, निकाले। कैसे मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 22%। आपको याद होगा एक रिलेशनशिप जाने थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स मिला के होता है 100%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 22%, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 100 माइनस 22 कितना बनेगा? 78% ऑफ सेल। और जरा देखना, सेल वैल्यू है 7.5 लाख, तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन जाएगा? 78% ऑफ 7.5 लाख। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें, यह आ जाएगा 5,85,000। यह है बीपी, तो बीपी आ गया 585। आंसर आया सी। डन। सेम क्वेश्चन है, वापस पढ़ने मत बैठना, पार्ट 3 पढ़ना। फिक्स कॉस्ट 2019 में क्या है? अब देखो ये तो बड़ा आसान है, बीपी आया हुआ है और बीपी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता था? बीपी का फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। बीपी है 585, फिक्स कॉस्ट मुझे निकालना है, और पीवी रेशियो जरा देखो 2019 में था 38%। वैल्यू पुट कर दो, फिक्स कॉस्ट क्या बन जाएगा? 5,85,000 का 38%। कितना आएगा? 222,300। 222,300। ट्रिपल टू थ्री डबल जीरो। डन। वेरी इजी। चलो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में, जो है पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो पढ़ते हैं। वेल, सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ है सेम नंबर के साथ। KEC Limited, a manufacturing company operating standard costing, produces a product Chemco by blending two basic raw material. The following standard have been set up for raw material A और B। याद होगा आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते थे। स्टैंडर्ड मिक्स 40 और 60%। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। मेरा स्टैंडर्ड लॉस यानी मेरा नॉर्मल लॉस होने वाला है 10%। ड्यूरिंग द मंथ एक्चुअल में बनाया 182 kg, और एक्चुअल में कितना क्वांटिटी किस रेट पे लगा दिया हुआ है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस, एंड दैट्स इट। यानी शॉर्ट मुझे मिक्स यील्ड नहीं निकालना है, यानी लास्ट वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पास में बनाते हैं कॉस्ट कार्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर मुझे चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट, मेरे को मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, मुझे मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट। दो रॉ मटेरियल है ए और बी। ठीक, क्या बोलता है? 40 और 60% लगेगा, यानी अगर 100 जा रहा है रॉ मटेरियल तो ए का लगेगा 40, बी का लगेगा 60, मिला के 100। ठीक है, बोलते हैं स्टैंडर्ड में लॉस 10% हो जाएगा। भाई 100 का 10% लॉस हो जाएगा, यानी आउटपुट कितना आना चाहिए? 90। बड़ा इजी है, यानी 90 को पाने के लिए 40 और 60 चाहिए। पर भाई मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होता है फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में देखो कितना आउटपुट बनाया, 182, यानी 40 चाहिए होता है 90 के लिए, तो 182 के लिए क्या लगेगा? ये आएगा 80.89। 60 चाहिए होता है 90 के लिए, तो 182 के लिए क्या लगेगा? ये आएगा 121.33। मेन बस ये कैलकुलेशन करना था। ठीक, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 20 और 30। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 20 और 30, लिख देते हैं 20 और 30।
जाएगा 1617.8, जाएगा 3639.9, ये मिलाकर कितना बन जाएगा 5257.7। चलो डन। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट जो दिया है 90, 110, 18, 34। नब्बे, 110, 18, 34, ये बनेगा 1620, ये बनेगा 3740, ये मिलाकर आएगा 5360, और ये है 200। चलो मेरा कॉस्ट कार्ड हो गया। यानी कुछ नहीं करना, ये 3 कॉलम आया स्टैंडर्ड, ये 3 आया एक्चुअल, इसके बेसिस पे मुझे निकालना है 3 वेरिएंस, कॉस्ट, क्वांटिटी एंड रेट। दैट्स इट। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया अब तो। चलो मेरा पहला निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक काम करते हैं ना, यहां प्रेजेंटेशन तो करना नहीं है, कॉस्ट वेरिएंस एक साथ निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये कितना आएगा 5257.7 माइनस 5360। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे जाएगा 102.3, 102 पॉइंट, अच्छा ये माइनस में आया है, ध्यान देना। यानी एडवर्स, तो 102.3 एडवर्स। अब 102.3 तो नहीं है, पर 102.22 एडवर्स है, तो इसी को टिक मारेंगे। डन। अब अगला मुझे कैलकुलेट करना है मटेरियल रेट वेरिएंस। चलो अगला है मेरा मटेरियल रेट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए और बी का निकाल लो। स्टैंडर्ड रेट है 20, हम सीधा कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। 20 माइनस 18 यानी 2 इंटू 90, 180, प्लस में आया फेवरेबल बी का 30 माइनस 34 माइनस 4 इंटू 110 माइनस 440, यानी दोनों मिलाकर कितना आएगा माइनस 260, यानी 260 एडवर्स। तो मेरा रेट वेरिएंस आएगा 260 एडवर्स। वेयर इज रेट वेरिएंस, प्राइस या रेट वेरिएंस 260 एडवर्स। चलो हो गया। अब अगला निकालना है क्वांटिटी वेरिएंस। अब देखो क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं। क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस जो मन चाहे बोलना। क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ए और बी का वैल्यूज पुट करना, आंसर आएगा, पर हम ऐसा नहीं करेगा। एक सिंपल बात सोचो ना यार, मेरा कॉस्ट वेरिएंस में क्वांटिटी वेरिएंस रेट वेरिएंस मिला के होता है। रेट वेरिएंस माइनस 260 है और ये माइनस 102 है, तो क्वांटिटी वेरिएंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, जो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 157.7, और ये प्लस होगा, तभी तो दोनों जोड़ के बनेगा। तो हम सीधा लिखते हैं यूसेज वेरिएंस 157.7। ये रहा। तो देखो ये फायदा है ऑनलाइन एग्जाम का। प्रेजेंटेशन अगर पूरा होता, आपको पूरा बैठ बैठ के फॉर्मूला लिखना पड़ता, वैल्यू पुट करके दिखाना पड़ता, पर कॉस्ट आया, रेट आया, क्वांटिटी आ गया, या क्वांटिटी रेट निकालो कॉस्ट आ गया। तीसरा वेरिएंस क्यों, किस चीज के लिए निकाल के दिखाना है उसको। डन। चलो अब हम लोग का ये क्या आ गया है, मैच द फॉलोइंग। बड़ा हौच पौच करके ये तुम लोग का पेपर साइट में आया है। एनीवेज क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद करो जो हम लोग पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो बताया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसीडर किया जाएगा। आंसर रहेगा डी।
चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैच द फॉलोइंग में तो निकल गया, अब बचा 3। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है। इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंजंक्शन विद एस्टैब्लिशिंग बिड प्राइस, ये लर्निंग कब होगा। तीसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ये 2 ऑप्शन निकल गया था। बीपी के एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, आई एम श्योर जो भी फोर्थ वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर यही रहेगा। हम बिना पढ़े उसको टिक मार देगा। लर्निंग कर्व, ये तीनों ऑप्शन निकल गया था, आंसर रहेगा सी। तो थोड़ा स्मार्टली करो ना तो देखो बड़ा इजीली ये सारा का सारा चीज आराम से मैनेज हो सकता है। चलो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का, रहीम एंड सन्स लिमिटेड का है। बजट और एक्चुअल दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड इतना सोचे इतना लगा, प्रोडक्शन इतना यूनिट सोचे इतना लगा, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट एक्चुअल आर, ये हम हमेशा बोला था, इसको काट देना। कौन सा वेरिएंस निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एंड बस इतना ही निकालना है। चलो ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। याद करो फिक्स्ड ओवरहेड का कोई भी वेरिएंस आएगा तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना। शुरू में 10,000 रुपया सोचे 2,000 यूनिट के लिए, यानी पर यूनिट 5 रिकवर करेंगे। एक्चुअल में बनाए 2100, यानी कितना रिकवर करेंगे, 5 रुपया पर यूनिट करके 2100 यूनिट में कितना रिकवर करेंगे, 10,500। करेक्ट। कितना रिकवर करेंगे, 10,500। अब ये मिल गया ना, यकीन मानो बाकी तीनों वेरिएंस मिल जाएगा इजीली। मेरा पहला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है 10,500 माइनस एक्चुअल कॉस्ट लगा है 12,000, या 1500 माइनस में मतलब एडवर्स। अब इसका निकलेगा 2 पार्ट, एक को बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, एक को बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो भाई 10,500 था, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था 10,000, ये 500 प्लस में आया मतलब फेवरेबल। अगला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बड़ा इजी होता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या रहता है, क्या सोचे क्या हो गया, क्या खर्चा सोचे क्या लगा, 10,000 सोचे 12,000 लगा, या माइनस में मतलब एडवर्स। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 500 फेवरेबल, 2,000 एडवर्स, मिला के 1500 एडवर्स, तीनों पार्ट हो गया, बड़ा इजी था। अगर इसको आपको कंसेप्चुअली समझना है तो एक और तरीका है, शुरू में सोचे 10,000 रुपया 2,000 यूनिट के लिए, मतलब पर यूनिट 5 रुपया करके रिकवर करना है। 2100 में कितना रिकवर किए 10,500, पर भाई खर्चा लग गया 12,000, तो 1500 ज्यादा लगाना, तो 1500 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस 5 रुपया करके रिकवर करना था, अब 2,000 की जगह 2100 बेचे, वॉल्यूम 100 यूनिट ज्यादा, तो 100 इंटू 5 500 रुपया ज्यादा रिकवर किए, जो अच्छा बात है, 500 रुपया ज्यादा रिकवर किए। एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना सोचे 10, क्या लगा 12, 2,000 ज्यादा एडवर्स। डन। चलो करते हैं 1500 एडवर्स, 500 फेवरेबल, 2,000 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस 1500 एडवर्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,000 एडवर्स, एंड वॉल्यूम वेरिएंस 500 फेवरेबल। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सब लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये आप लोग एनीवेज कर सकते हैं, थ्योरी क्लास में हम लोग का डिस्कस किया हुआ है। डन। चलो कॉस्ट वाला सेगमेंट खत्म हुआ, अब हम लोग आते हैं एफएम वाले सेगमेंट में। चलो मेरा पहला क्या है,
पहला हमारा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए क्या है। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ विच टू रेशियोज इज द आरओआई कंपोज्ड। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए डिवाइडेड बाय टोटल कितना इन्वेस्ट करके, टोटल कितना इन्वेस्ट करके, टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट करके इनटू 100। करेक्ट। आपको याद होगा हम लोग फिर इसको डिवाइड करेंगे सेल से, इनटू करेंगे सेल से, तो मेरा ड्यू पॉइंट एनालिसिस बन जाएगा, जिसके बेसिस पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट, अ फर्म डिटरमाइन द शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय टेकिंग। हम आगे पढ़ेगा ही नहीं। एक शेयर होल्डर का वेल्थ, हमेशा एक कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, जो शेयर होल्डर का जो इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस है उसको मैक्सिमम करना। तो वेल्थ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म से। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग टेक्निक विच कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, लास्ट डिविडेंड पेड। याद होगा पूरे कैपिटल बेटिंग के अंदर में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो देखते थे, तो आंसर क्या रहेगा, कैश फ्लोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेट फाइनेंसिंग इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट यानी लोन से पैसा लेना चीपर सोर्स क्यों है, याद करो जब केडी कैलकुलेट करते थे फॉर्मूला होता था इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। यानी जितना इंटरेस्ट देंगे उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने पे टैक्स बचेगा, तो भैया टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये चीपर सोर्स है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का है। जब आर है 12%, के है 10%। आर मतलब क्या, बिजनेस कितना देता है 12। के मतलब क्या, मेरा चाहत कितना है 10। सोचो अपने आप, मेरे को चाहिए 10 पर बिजनेस दे रहा है 12%, यानी बिजनेस फैंटास्टिक है। और अगर बिजनेस फैंटास्टिक है तो आप लोग बिजनेस से रुपया निकालना थोड़ी चाहेंगे, बिजनेस में रुपया रखना चाहेंगे। तो अगर बिजनेस में रुपया रखना चाहेंगे तो जब डिविडेंड देगा ना, तुम लोग बोलेगा मत दो मत दो, आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अपने पास रखो। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0। डिविडेंड कुछ मत दो। नेक्स्ट, द टर्म फ्लोट इज यूज्ड इन। आपको याद होगा फ्लोट एंड प्लेइंग विद द फ्लोट। ये एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे किस चैप्टर के अंदर में, कैश मैनेजमेंट। वाह, यहां बोले कौन से चैप्टर में टॉपिक पढ़े उतना बता दो, कैश मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। अब देखो ये एक टिपिकल रेशियो है जिसका प्रैक्टिकल तो नहीं बनता पर थ्योरेटिकली आ सकता है। अगर मान लो तुम लोगों को नहीं आता, ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा। डिफेंसिव इंटरवल एक रेशियो का बात कर रहा है। एक्सपोर्टर अपने राइट टू रिसीवेबल को रिलिंक्विश कर रहा है फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट। ये तो एक तरह का फैक्टरिंग हो गया। दो कंट्रोल लिमिट फॉर मैनेजिंग बैलेंसेस, ये याद करो मिलर और मॉड्यूल में पढ़ते थे। एक ऐसा ग्राफ बनाते थे, लोअर मैक्सिमम रिटर्न पॉइंट इस टाइप का। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न इसका इस रेशियो के साथ लेना देना नहीं है। लिक्विडिटी ऑफ फर्म इन रिलेशन टू इट्स एबिलिटी टू मीट डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सा बात, आंसर डी बन गया। ठीक, नेक्स्ट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम। याद करो सीएपीएम किसका दिया हुआ था, विलियम शार्प। जिसके बेसिस पे जिन्होंने कहा एक आदमी का रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, कितना रिस्क वो लेता है, और इसको क्लासिफाई किया सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। तो जितना रिस्क लेगा उतना रिटर्न मिलेगा, तो सीएपीएम बताया रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट, फैक्टरिंग या फॉरफिटिंग। करेक्ट, फैक्टरिंग इंडिया में होता है, फॉरफिटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। जहां पे एक आदमी को जो डेटर से पैसा मिलने वाला है उसको सेल कर देता है फैक्टर को इमीडिएट कैश पेमेंट पाने के लिए। नेक्स्ट, मिलर और मॉडल के अंदर में दो कंट्रोल लिमिट था, जैसा ग्राफ में हम लोग डिस्कस किए थे। चलो बड़ा इजी था, हो गया। नेक्स्ट हमारा है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, पढ़ लेते क्या है। क्या निकालना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगला इन्वेस्टिंग। चलो ठीक है। अब देखो
कितना फायदा होता है फेयर में नहीं होके ऑनलाइन का। हम एक काम करते हैं, 3 हेडिंग बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे तो आप लोग ये अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग एफए में भी फंड फ्लो डिस्कस किए थे और उस टाइम बोला था कैश फ्लो में आप लोग अकाउंट में पढ़े, वही सेम। तो एनीवेज ये अभी हम लोग देख भी लेते हैं क्या होगा इसके अंदर में। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट 35,500। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, ईएटी दिया हुआ है 35,500, पर हम लोग शुरू करते हैं ईबीटी से, तो 35,500 है, इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, मुझे मिल जाएगा ईबीटी, तो 35,500 प्लस 7,500 जाएगा 43,000। ठीक है। और डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरम डिविडेंड पेड, अब जब डिविडेंड पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे होंगे, जिससे पैसा लिए हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, तो जिससे फाइनेंस की उसको पेमेंट करना है डिविडेंड 10,000, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस 10,000। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड 6,300, इनकम टैक्स पेड हम लोग ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस में दिखाते हैं, पर यहां पे क्या लास्ट या क्या फर्स्ट, इवेंचुअली माइनस करना है, कर दो। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 60, अब लॉस ऑन सेल मेरे पीएल में आ जाता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है, पर उसको वापस से बढ़ाना है, तो एड बैक करेंगे 60। बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड 250 था बुक वैल्यू, लॉस था 60, 250 की चीज को 60 के लॉस में बेची, यानी 190 रुपया मिला है बेच के, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो में। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएल, ऑपरेटिंग में एड बैक करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 150, अब प्रॉफिट इसके अंदर में जुड़ा हुआ है, उसको हटाना है, तो माइनस करेंगे 150। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 40,650, अब इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो भैया पैसा मिलेगा, 40,650 के इन्वेस्टमेंट को बेचे एट अ प्रॉफिट ऑफ 150, यानी बेच के क्या मिला, 40,650 प्लस 150, 40,800 मिला। बड़ा इजी है, सोचो वही अगर फेयर होता तो हमको फॉर्मेट बनाना पड़ता, यहां खाली नंबर्स लिख रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू हुआ था 15,000, एड बैक कर दे, पर इंटरेस्ट पे किए 15,780, तो इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, जिससे लोन फाइनेंस किए थे या डेट लिए थे उनको, तो फाइनेंसिंग का पार्ट बन गया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 84,100, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग ऑपरेटिंग से लेस करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको ऐड करते हैं। परचेज की फिक्स एसेट 840, तो भैया पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 840, ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस का कोई काम नहीं, चलो ऐड कर दो, मेरा ये क्वेश्चन होता है खत्म। कितना लॉलीपॉप चीज था, सोचो, 43,000 माइनस 6,300 प्लस 60 प्लस 30,000 माइनस 150 प्लस 15,000 माइनस 84,100, ये आने वाला है माइनस 2490, जाएगा 40,150, और तो ऐसे ही आएगा माइनस 25,780। करेक्ट। एक भैया क्रॉस चेक करना है तो कर लो, ये तीनों को ऐड करके देख लो क्या हुआ। नेट में मेरा कैश इन्फो आया है 11,880 का, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करके देख लो, मैच हुआ, एकदम हो गया, यानी मेरा सही चला सब कुछ। ऑपरेटिंग में क्या आया, माइनस 2490, सॉरी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग में क्या है, माइनस 25,780, ऑपरेटिंग में कितना है, माइनस 2490, ऑपरेटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टिंग में आएगा 40,150, 40,150, डन। चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6B,
ब्रिटानिका लिमिटेड इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ हमारा ऑलरेडी किया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स चैप्टर में। यहां पे एग्जिस्टिंग में दिया हुआ है कुछ कुछ बात। 1/10 नेट 45, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, करंट बैड डेट है 1.5%। सेल बढ़ाने के लिए ये 2/10 नेट 45 कर रहा है। सेल 1/3 बढ़ जाएगा, यानी 12 लाख का 1/3 4 लाख बढ़ के 16 लाख हो जाएगा। बैड डेट पहले 1.5% था, 2 हो जाएगा। कलेक्शन पीरियड 30 था, 20 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है 22%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 100 - 22 78%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15% प्री टैक्स। कितने लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं 50%, 80%। टैक्स रेट 30% है, एज्यूम कर 360 दिन। और कुछ कुछ आंसर्स करना है। चलो एक काम करते हैं ना, जैसा मुझे टेबल बनाना है वैसा बना लेते हैं प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड के साथ। ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नंबर के साथ हमारा ऑलरेडी किया हुआ है। सेल एग्जिस्टिंग में था 12 लाख, पर प्रपोज में ये 1/3 बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 16 लाख। चलो माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है 22%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 78% ऑफ सेल। तो 12 लाख का 78% कैलकुलेट करो, ये आएगा 9,36,000। और 16 लाख का 78% कैलकुलेट करो, ये आएगा 12,48,000। कंट्रीब्यूशन 264, 352। फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, मतलब ये बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद मुझे माइनस करना है 4 चीज। पहला है बैड डेट। बैड डेट एग्जिस्टिंग में है 1.5 एंड प्रपोज्ड के अंदर में हो जाएगा ये बैड डेट 2%। चलो माइनस करते हैं बैड डेट। 1.5%, 12 लाख का 1.5% कितना आएगा 18,000। 2%, 16 लाख का 2% कितना आएगा 32,000। डन। चलो अगला मेरे को माइनस करना है कैश डिस्काउंट। पहला बात, कैश डिस्काउंट कितने लोग लिए हैं जरा देखो। कैश डिस्काउंट 50% और 80% लोग ही कैश डिस्काउंट लिया। और वो भी परसेंटेज क्या था जरा देखना। एग्जिस्टिंग वाले में था 1%, और यहां पे है 2%। चलो ठीक है। तो पहला बात, 12 लाख का 50% कैश डिस्काउंट लिया, मतलब 6 लाख। और उनको भी 1% मिला है, यानी कितना मिला है 6,000 रुपया। दूसरे वाले में 16 लाख का 80% वाले लोग लिए। 16 लाख 80% कितना था 12,80,000। उसमें 2% करके कैश डिस्काउंट मिला, यानी कितना आएगा 25,600। डन। माइनस करना है मेरे को अगला कलेक्शन कॉस्ट जो नहीं है। आखिरी माइनस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है भैया। बोलता है पहले में एवरेज में 30 डेज में पैसा मिलता है, बाद में एवरेज में पैसा मिल रहा है 20 दिनों में। इंटरेस्ट रेट कितना है 15% प्री टैक्स, तो टैक्स के पहले देना है। अब ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे दो अप्रोच, सेल और कॉस्ट। पर ध्यान देना, इंडिया है, इंडिया किस पे लगाएंगे कॉस्ट पे। तो ये कैसे कैलकुलेशन होगा 9,36,000 या प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट, कितने दिनों के लिए 30 दिनों के लिए। यहाँ पे 12,48,000, 15% है। कितने दिनों के लिए 20 दिनों के लिए। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखना ये आ जाएगा 11,700। ये आ जाएगा 10,400।
ये मुझे मिलेगा ईबीटी। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ये आ जाएगा 228,300, जाएगा 2,84,000। इस कंपनी के अंदर में टैक्स दिया हुआ है 30%, तो माइनस करो 30%। अब मेरे को मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर ईएटी, जो आप लोग कैलकुलेट करके देखना कितना हो जाएगा। 159,810, 198,800। डन। चलो ये हो गया पूरा। अब हम लोग को करना है 4 पार्ट, 3-4 पार्ट जो भी है। ऑलरेडी आंसर सब है, सब वैल्यू बस पुट करना है। पहला, कैश डिस्काउंट प्रपोज पॉलिसी में, प्रपोज पॉलिसी में कैश डिस्काउंट कितना है? 25,600। आंसर क्या है? 25,600। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रपोज पॉलिसी। अब देखो इस पार्ट में एक लोचा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रपोज पॉलिसी में आ रहा है 10,400, पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो 10,400 बोल के कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। अब ध्यान होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% प्री टैक्स था। अब ऑप्शन देने के समय ये लोग पता है क्या किया? 10,400 के लोग पोस्ट टैक्स में ऑप्शन दिए, यानी 30% हटा के अगर तुम लोग देखेगा जाएगा 7280, तो आंसर बनेगा 7280। तो देखो ये एक टिपिकल चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर बाई चांस आंसर मैच नहीं किया, प्री टैक्स दिया हुआ था, तो शायद ये लोग पोस्ट टैक्स में आंसर निकाला है, तो पोस्ट टैक्स में कर देना 30% हटा के। नेक्स्ट, what would be the net benefit or net cost if the proposed credit policy is accepted instead of present policy? अगर हम लोग प्रेजेंट की जगह प्रपोज पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरा नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट कितना आएगा? चलो भैया देखिए कितना आएगा। पहले बेनिफिट आता था इतना, अब आएगा इतना, यानी मेरा कितना रुपया बढ़ जाएगा? कैलकुलेट करें, 198,800 माइनस 159,810, ये आएगा 38,990। नीचे चले, ये आंसर आएगा 38,990, ऑप्शन ए। डन। चलो डन, हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब हम लोग आ गए इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन के अंदर में। क्या लिखा है जरा देखें। ये क्वेश्चन लेवरेज का है, एग्जैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन सेम नंबर के साथ हमारा किया हुआ है। आप लोगों को याद होगा शायद, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान आ गया होगा। एक बैलेंस शीट बनाकर दिया है। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 करोड़ रुपीज 10 ईच का, यानी 1 करोड़ शेयर है 10 रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस है 2 का। 15% डिवेंचर दिया है 20, ये क्या निकालने में काम आएगा? इंटरेस्ट। 20 का 15% 3। करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, करंट एसेट टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट, 4 इंफॉर्मेशन दिया है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 8 करोड़ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मेरा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 65%, कुछ ना बोले हमेशा और सेल का। मेरा टोटल असेट टर्नओवर दिया है 2.5। आपको याद होगा टोटल असेट टर्नओवर, ये दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है, तो टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या होता है? टर्नओवर डिवाइड बाय वो, टर्नओवर मतलब सेल डिवाइडेड बाय टोटल असेट। टैक्स रेट दिया है। तो भैया मेरा पहला काम क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाना। फिर कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज। अगला फाइनेंशियल लेवरेज। अगला कंबाइंड लेवरेज, और बस इतना ही। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया, मेरा काम हो गया। चलो एक काम करते हैं, जरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं यहां पर। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस फिक्स कॉस्ट मुझे क्या मिलेगा? ईबीआईटी। माइनस इंटरेस्ट मुझे क्या मिलेगा? ईबीटी। माइनस टैक्स मुझे क्या मिलेगा? ईएटी। सेल वैल्यू कैसे आएगा? इधर से आएगा।
टोटल असेट का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, टोटल असेट का वैल्यू दिया हुआ है 40। टोटल असेट को 40 लिखो, सेल क्या मिलेगा 40 इंटू 2.5, ये कितना आ जाएगा 100। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 65% ऑफ सेल, तो 100 का 65% कितना बन जाएगा 65, कंट्रीब्यूशन 35। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 8, यानी ईबीआईटी आया 27। इंटरेस्ट किसको देंगे, जिससे लोन लिए 20 का 15%, कितना आएगा 3, ईबीआईटी आया 27 माइनस 3 24। टैक्स देना है 40%, तो 24 का 40% दे 9.6, ये कितना बन जाएगा 14.4। डन। डॉल डीएफएल निकालना है, मिल जाएगा। सोचो कितना इजीली हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं। डॉल किसकी वजह से आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 35/27, आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये 1.296 डीएफएल। डीएफएल किसकी वजह से आएगा, इंटरेस्ट कैसे, फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी 27/24, कितना बन जाएगा ये 1.125। डीसीएल डॉल इंटू डीएफएल या कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 35 डिवाइडेड बाय 24, ये बन जाएगा 1.458। बस ऑप्शन देखो टिक मार दो। डॉल का 1.296 कहां है भैया, ये रहा। डीएफएल है 1.125 एंड 1.458 है। डीएफएल 1.125 ये रहा, और डीसीएल है 1.458 ये रहा। डन। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन, उसी के साथ ये पेपर होता है कंप्लीट। सो मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट थ्योरी। ध्यान देना, एक्सेप्ट थ्योरी 76 मार्क हम लोग 1 घंटे में कवर किए हैं। 24 नंबर का थ्योरी के लिए आपको 2 घंटा मिलता है आराम से बैठ के लिखना। और एग्जाम में तो एनीवेज चॉइस रहेगा, एग्जाम में तो एनीवेज 24 नंबर का चॉइस में छोड़ सकता है तुम लोग, तो तुम लोग 1.5 घंटे में या 2 से 2.25 घंटे में एक डिसेंट स्पीड के साथ, अच्छा रिवीजन के साथ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलो एनीवेज, चलो वेल देखिए समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टम्बम लिमिटेड। क्या क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इक्विटी शेयर 80 लाख, मार्केट वैल्यू इतना, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू दिया हुआ है @ 100 रुपए ईच। अच्छा एक एक लाइन नीचे खिसक गया। 11% डिवेंचर्स ये रहा, रिटेन अर्निंग्स ये रहा, और ये है टोटल। ठीक है, क्या बोला है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर इज ₹200। करंट मार्केट प्राइस दिया है मतलब P0 आज का प्राइस फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल। द कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट 25%, पिछले साल डिविडेंड दिया, जो पिछले साल दिया मतलब वो D0 है। 25% दिया है, फेस वैल्यू है 100, यानी D0 क्या आएगा 100 का 25% 25 रुपए। पर यार मेरे को पिछले साल का डिविडेंड नहीं, मेरे को तो अगले साल का चाहिए। और ग्रोथ रेट दिया है 5%, माना अगले साल क्या देंगे 25 रुपया, पिछले साल था, अगले साल क्या देंगे 25 में 5% जोड़ के कितना आएगा 26.25। यह आया D1, यह आया P0, ये है G। डन। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, ये केडी निकालने में काम आएगा। शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दिया है 20%, ये केआरई निकालने में काम आएगा। अब मुझे आंसर देना है, क्या क्या पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट केबी एंड केडी, WACC ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं निकालना। चलो ठीक है, चलो जरा के निकालते हैं, पहले साइड में निकालते हैं के। फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन P0 प्लस G, और मेरा D1 26.25 डिवाइडेड बाय P0 वो है 200, ग्रोथ रेट वो है 5%, 5% माने 5/100.05,
अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाला है परसेंटेज के इंटू 100 18.125%। चलो ये आ गया के ई डन। अगला मुझे निकालना है केपी एंड केडी। प्रेफरेंस शेयर्स का 9% दिया हुआ है, ये नहीं बताया रिडीमेबल है या इरिडीमेबल, तो हम लोग मानेंगे इरिडीमेबल। तो बस, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है, मतलब केपी 9% ही रह जाएगा। केडी 11% पर ये टैक्स बचाएगा, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30%, ये बन जाएगा 7.7%। 9 एंड 7.7, आंसर आया 9 एंड 7.7। अब सोचिए ऑप्शन इतना घटिया घटिया दिया है ना, देख के आदमी समझ जाएगा। अब 18.125 ऑलरेडी के है, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही गया। और केपी में जब क्लियर कट नॉट दिया हुआ है तो ऐसे ही टिक मार दो इसको। लास्ट में निकालना है वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू। अब ये एक पार्ट में आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक लोचा कर दिया। हम पहले बताएंगे सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, फिर हम बताएंगे आइडियलिस्टिकली क्या होना चाहिए। देखो, मार्केट वैल्यू वेट और यहां पे है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक। याद होगा मार्केट वैल्यू वेट अगर रहता था तो इक्विटी के मार्केट वैल्यू को हम लोग इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग्स में बांटते थे बुक वैल्यू के रेशियो में, यानी 8 और 4 का रेशियो, मतलब 2:1 के रेशियो में बांटना चाहिए था। तो मेरे को चारों वैल्यू मिलता, चारों वेट निकालते। इक्विटी का कॉस्ट निकाले थे, केपी केडी निकाले थे, केआरई क्या होता, केई इंटू 1 माइनस शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट जो आना चाहिए था 14.5%। पर अनफॉर्चुनेटली आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बस इसी का वेट निकाला, इन्हीं तीनों को कॉस्ट लेके डब्ल्यूएसीसी निकाला, जो आइडियलिस्टिकली गलत है। इससे रिलेटेड मेरा डिस्कशन भी हुआ था एक सीएमए इंस्टीट्यूट में। मेरे एक फ्रेंड है जो पेपर और भी इवैल्यूएट करते हैं, तो इस मॉक टेस्ट के अंदर में इसका एक सोल्यूशन आपका गलत किया हुआ है। तो क्या सोल्यूशन किया हम आपको एक बार वो बता देता है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले इन्होंने किस बेसिस पे आंसर निकाला। क्या होना चाहिए हम बताया, पर इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ 60 लाख बाई 2.5 करोड़, 0.64, 24 डिवाइड बाई 2.5 करोड़ 0.096, 0.264। इक्विटी का कॉस्ट लिया 18.125, केपी का लिया 9, के डी का लिया 7.7, ठीक। वेट आया हुआ है, कॉस्ट आया हुआ है, मल्टीप्लाई करते ही डब्ल्यूएसीसी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके यहां पे निकाला 11.6, ये निकाला गया है 0.86, ये निकाला गया है 0.03। इसके बेसिस पे आ रहा है अप्रॉक्स 14.49। और अगर आप लोग देखोगे तो जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें एक ऑप्शन है 14.49, जिसको इन्होंने टिक मारा है। अब देखो एग्जाम के अंदर में होपफुली लोग करेक्ट करके दे, पर मान लो एग्जाम के अंदर में ऐसा लोचा रहे, बाई चांस तुम लोग ऑप्शन मैच ना करे, तो अनफॉर्चुनेटली चाहते हुए भी गलत करना पड़ेगा। तो उस टाइम जो हम लोग का सही वाला अप्रोच है वो भूल जाना, जैसे भी हम जस्ट करके दिखाया वैसे करना और टिक मार के छोड़ देना। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये सीरीज होता है कंप्लीट। और भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्ट फटाफट कैलकुलेशन बिना प्रेजेंटेशन पर फुल एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया हर एक क्वेश्चन। चलो थैंक यू सो मच।